दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अपने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे और इसी रिस्पेक्ट में इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 2022 के क्वेश्चंस जो कि बच्चों से पूछे गए थे एज पर देयर मेमोरीज। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। तो यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड का एक रिलेशन दिया गया है और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको पता हो दैट सेंट्रल जो टेंडेंसी होती है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। अगर हम नॉर्मल स्क्यूड डेटा की बात करें तो मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू मोड। तो जो नॉर्मल स्क्यूड डेटा होता है उसमें ये तीनों इक्वल होते हैं, बट पॉजिटिवली स्क्यूड में ये डेटा बन जाता है आपका मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है, एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। while in the case of negatively skewed data ये रिवर्स हो जाता है। दैट मीन्स मोड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। दैट मीन्स central tendency of positively skewed data will be following mean greater than median greater than mode. That means option B. A car with an initial speed of 3 meter per second undergoes an acceleration of 2 meter per second square. At the end of acceleration, the final speed of the car is 15 meter per second. What is the time taken for the acceleration? देखिए अगर आपको याद हो द एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अगर हम इसको टाइम के लिए रीअरेंज करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर एक्सीलरेशन। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर द कीपिंग द वैल्यू तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 सेकेंड्स। Which of the following is not an important precursors of glucose in animals? Lactate, pyruvate, glycerol or glucose 6 phosphate? देखिए जो प्रिकर्सर्स होते हैं दे आर द बेसिकली रॉ कंपाउंड विच कैन बी यूज टू मेक ग्लूकोज। अब जो लैक्टेट, पायरुवेट और ग्लिसरॉल, अगर इफ यू सी ऑल आर 3 कार्बन कंपाउंड विच कैन बी यूज टू मेक ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी एक मॉडिफिकेशन है ग्लूकोज का, जस्ट फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज की। तो आप उसमें से फॉस्फेट हटा दीजिए, इट इज ऑलरेडी ग्लूकोज। So how it can be a precursor? And that's where the option D will be the correct answer, that lactate, pyruvate and glycerol can be used to synthesize glucose. Name the amino acid from which thyroxine is synthesized. Lysine, arginine, tryptophan or tyrosine. देखिए जो टायरोसिन होता है that provides the basic skeleton for the synthesis of thyroxine after 9 steps, and in which tyrosine is subjected to for the iodination. तो different numbers of iodine attach कर दिए जाते हैं टायरोसिन पे in order to get the thyroxine. तो आंसर होगा ऑप्शन डी। Which one of the following leukocytes are present in highest number in blood? B cells, NK cells, eosinophils और neutrophils? देखिए जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दे आर फेगोसाइट्स व्हिच आर अकाउंटिंग अराउंड 40 to 70% ऑफ ल्यूकोसाइट्स काउंट इन द ब्लड। हाईएस्ट होती हैं सबसे ज्यादा। और इसको अगर आपको याद रखना है तो आप एक निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। तो जो अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होंगी, फॉलोड बाय लिम्फोसाइट्स, फॉलोड बाय मोनोसाइट्स, फॉलोड बाय इओसिनोफिल्स और बेसोफिल सबसे कम होती हैं। तो नेवर का एन, लिम्फोसाइट्स का एल, मोनोस मंकीज का एम, इओसिनोफिल के लिए आप ईट का ई ले लीजिए और बनाना से बी। तो इस तरह से निमोनिक से आप याद कर सकते हैं एज पर देयर रिलेटिव अबंडेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कैन बी नेवर लेट मंकी ईट्स बनाना, एन न्यूट्रोफिल, एल लिम्फोसाइट्स, एम मोनोसाइट्स, ई इओसिनोफिल्स, बी बेसोफिल्स। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी। टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड अप, what is the probability of getting at most one head? 3/4, 1/6, 1/3 और 1/2? देखिए आपके पास दो कॉइन्स हैं टॉस्ड अप किए जाते हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? दोनों ही हेड्स आ जाएं, एक हेड आ जाए दूसरा टेल हो जाए, पहला वाला टेल हो जाए दूसरा हेड हो जाए, और दोनों ही टेल टेल हो जाए। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स कुड बी 4। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक हेड आना चाहिए, ना आए तो भी अच्छा बट एटलीस्ट एक हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो वो किस कॉम्बिनेशन में एक हेड आ सकता है? या तो आपका ये कॉम्बिनेशन हो या आपका ये कॉम्बिनेशन हो, और हमने क्या बोला, मैक्सिमम वन हेड।
यानी कि नहीं आए तो भी चलेगा, दैट मीन्स एक ये। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 और टोटल आउटकम कितने थे 4। तो आंसर क्या होगा 3/4। Which of the following is a complex protease used to destroy protein molecules? Ubiquitin, chaperones, proteasome और proteasomes। देखिए आपका जो कंफ्यूजन होगा वो होगा ऑप्शन सी या डी में, प्रोटियोसोम बोला जाए या प्रोटियासोम्स। सो बेसिकली इट इज बीइंग कॉल्ड एज प्रोटियासोम्स। प्रोटियासोम्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीज सिस्टम विच इज यूज्ड टू डिग्रेड मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटियासोम, नॉट प्रोटियोसोम्स। Proteins tagged with mannose-6-phosphate are transported to Golgi complex, mitochondria, lysosomes और nucleus। देखिए जो प्रोटीन्स हैं अगर उनको टैग कर दिया जाए मैनोस 6 फॉस्फेट से तो देयर डेस्टिनेशन विल बी द लाइसोसोम्स। तो अल्टीमेटली दे विल लीव द ER complex, Golgi bodies and then they are being sent to the lysosomes. So here the option C should be the correct answer. Which of the following amino acid is a mismatch? Valine, methionine, leucine or lysine? That's very easy. देखिए valine, methionine and leucine they are hydrophobic amino acid, right? While lysine is a positively charged amino acid. That means it's a polar amino acid. तो mismatch कौन सा हो गया? Lysine. तो option D should be the correct answer. Which of the following stains cannot be used for nucleic acids? ETBR ये तो यूज होता है, साइबर ग्रीन ये भी यूज होता है, डापी जो स्टेन है वो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के लिए यूज होता है। सूडान ब्लैक ऑन द अदर हैंड इज अ स्पेशल स्टेन व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ फैट या फिर फैट ड्रॉपलेट्स। तो सूडान ब्लैक शुड बी द करेक्ट आंसर कि सूडान ब्लैक को हम न्यूक्लिक एसिड्स के लिए यूज नहीं करते, रेदर देन वी यूज इट फॉर फैट्स। Which of the following is not observed during pentose phosphate pathway? Okay, तो एक काम करते हैं ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट को देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है ए में लॉस ऑफ 1 कार्बन एटम ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज। हाँ देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। गेन ऑफ 1 कार्बन एटम नहीं 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 नहीं, हमेशा आपका C6 से स्टार्ट करके वी लेफ्ट विद C5, तो एक लॉस होता है, गेन नहीं होता है। जनरेशन ऑफ NADPH, यस 2 NADPH का जनरेशन होता है इस ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में। जनरेशन ऑफ NAD नहीं, NAD का यहां पे कोई रोल नहीं है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए आपके? ऑप्शन ए दैट मींस लॉस ऑफ 1 कार्बन एटम एंड सी, ये किसमें है? ए एंड सी है ऑप्शन ए में, दैट मींस ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following phagocytic cell is an innate immune component of brain? Kupffer cell, microglia, Hofbauer cell और Langerhans cells। देखिए जो माइक्रोग्लिया सेल्स होती हैं दे आर द स्पेशलाइज्ड फेगोसाइट्स व्हिच आर लोकेटेड थ्रू आउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो माइक्रोग्लिया होगा, दैट मींस माइक्रोग्लिया जो है वो आपका एक तरह की मैक्रोफाज होती हैं जो कि ब्रेन में मिलती है। Dash supercoiling helps in DNA heterochromatinization, while dash supercoiling helps in euchromatinization. Positive negative, negative positive, positive positive और negative negative। चलिए एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है। तो इफ यू सी इट इन द डायग्राम, तो हेट्रोक्रोमेटिन वो फॉर्म होती है न्यूक्लियस कॉम्पैक्टेशन की जिसमें कि डीएनए एक्सेसिबल नहीं होता है, जैसे कि सेंट्रोमियर या टीलोमियर। यूक्रोमेटिन ऑन द अदर हैंड इज अ लूज नेटवर्क, जहां पे कि डीएनए जैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरत है तो उस फॉर्मेट में होता है। अब हमेशा याद रखिएगा जो यूक्रोमेटिनाइजेशन है, अगर डीएनए को आपको खोलना है तो यू शुड हैव द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग, जबकि अगर डीएनए को आपको कॉम्पैक्ट करना है तो देन यू शुड हैव पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग। तो जो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग है वो डीएनए का हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन करवाती है, जबकि जो नेगेटिव सुपरकॉइलिंग है वो यूक्रोमेटिनाइजेशन करवाती है। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मींस ऑप्शन ए। Parkinson disease is marked by the lack of which chemical in the brain? Serotonin, GABA, dopamine और norepinephrine। डोपामिन जो होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, और अगर एक नॉर्मल हेल्दी मेल होगा या नॉर्मल हेल्दी पर्सन होगा तो उनके अंदर डोपामिन इनफ रिलीज होता है विच कॉजेज द मसल मूवमेंट।
जो पार्किंसन अफेक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर डोपामिन की शॉर्टेज हो जाती है एंड दैट्स वेयर जो मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है और इसीलिए पार्किंसन होता है। जो डोपामिन है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पार्किंसन डिजीज। तो हियर द ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a character of chordate? Dorsal tubular nerve cord, pharyngeal gill slits, presence of notochord और presence of spinal cord। चलो देख लेते हैं कॉर्डेट्स में क्या क्या होता है। आपको क्या क्या दिख रहा है? नोटोकॉर्ड दिख रहा है, यस, तो दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा। आपको एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड दिख रहा है, यस, तो इसका मतलब ए भी होगा। और आपको फेरिंजियल गिल स्लिट्स दिख रहे हैं, यस। सभी कॉर्डेट्स में ये तीनों चीजें होती है, हॉलमार्क फीचर होता है ये कॉर्डेट्स का। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट एन ऑप्शन, तो यहां पर तो ऑप्शन डी शुड नॉट बी द करेक्टर ऑफ कॉर्डेट। ओके, मैच द फॉलोइंग, तो यहां पर आपको सिंड्रोम्स को कनेक्ट करना है ट्राइसोमीज से। ओके, चलो लेट्स ट्राई। तो जो ट्राइसोमी 13 होता है ये होता है आपका पटाउ सिंड्रोम, फर्स्ट का डी। नाउ ट्राइसोमी ऑफ 18 जो होता है दैट इज योर एडवर्ड सिंड्रोम, दैट मींस सेकंड का ए। Trisomy of 21 is belonging to Down syndrome, that's very easy. And trisomy of 22 is belonging to Katkai syndrome. So here the first will be matched with D, second will match with the A, third will match with the B, and fourth will match with the C. That means option A. Which of the following statement is correct? RNA pol 1 is used for primer synthesis in bacteria. No, ये तो सिरे से ही गलत हो गया। But RNA pol 1 is a eukaryotic enzyme which is used for the synthesis of ribosomal RNA in nucleus. तो ये statement तो गलत है। Now let's come to the second statement. RNA pol 1 is a eukaryotic enzyme as we discussed, correct. While DNA pol 1 is a prokaryotic enzyme, that's also correct. It was first isolated from E. coli by Kornberg. That's where DNA pol 1 is also known as Kornberg enzyme, right? And now what he's saying, used for ribosomal RNA and primer removal respectively, yes, that's also correct. Our ribosomal RNA is a eukaryotic enzyme used for ribosomal RNA synthesis in nucleolus. DNA pol 1 किस लिए यूज होता है? DNA pol 1 is used for the primer removal as well as what? Repairing purposes in bacteria. Okay, now what next is saying? Both RNA pol 1 and DNA pol 1 is required during eukaryotic. नहीं, ये भी गलत है। RNA pol 1 is a eukaryotic, DNA pol 1 is not. Okay, so that means option B has to be the correct. Okay, last option और देख लेते हैं। DNA pol 3 is used for leading strand synthesis while DNA pol 1 is used for lagging. No, no, no. DNA pol 3 is used for leading as well as lagging. DNA pol 1 का क्या काम है? Primer removal. So option B has to be the correct answer. Okay, glycogenesis is stimulated by. We have seen that students often get confused between glycogenesis and glycogenolysis. So glycogenesis means synthesis of glycogen. किससे? Glucose से. So when glucose is converted into glycogen, that is glycogenesis. And अगर इसका रिवर्स कर देंगे, that means glycogen से glucose बनाएंगे, तो then it is called as glycogenolysis. So one has to be clear between glycogenesis and glycogenolysis. Let's come back to the question. So glycogenesis, that means synthesis of glycogen from glucose, is stimulated by high insulin, low insulin, high glucagon or high epinephrine. देखिए, whenever we take a food, तो food से हमारी body में क्या ज्यादा हो जाएगा? We'll be having more of glucose, and now we have to shift this glucose into the glycogen, the stored form of the energy in our body. Now, इसको कौन stimulate करेगा? You know that whenever there is a high glucose, तो हम बात करते हैं that insulin has to be there. That means insulin need to be released, that to be high. So in the presence of high insulin, basically the glycogenesis is being stimulated. जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, you can see it in the diagram that insulin, whenever it is high, it causes the stimulation of protein phosphatase, and basically it causes positive feedback to stimulate glycogen synthase, which will convert glucose 1 phosphate into the glycogen. तो आप देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ये ट्रिगर्ड होगी। लो अगर इंसुलिन होगा तो अपोजिट होगा, दैट मींस ग्लाइकोजेनोलिसिस होगा। तो हियर द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Which factor phosphorylate the serine residue in
आरएनए पॉल 2 सीटीडी। आरएनए पॉलीमरेज के जो सही टर्मिनल डोमेन है उसमें सीरीन रेजिड्यू जो हेप्टेड सीक्वेंस होता है उसको कौन फॉस्फोराइलेट करता है? इज इट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D? लेट्स हैव अ लुक ऑन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। होता क्या है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D comes and sit at the Tata box. Why? Because it has a Tata binding protein. Now TF2A comes, which sits upstream of TF2D, and TF2B comes, which sits downstream of TF2D. ध्यान देने वाली क्या बात है? दैट आरएनए पॉलीमरेज अभी तक इनिशिएट ही नहीं हुआ है, आया ही नहीं है। इसका मतलब है TF2A, TF2D, TF2B ये अभी आरएनए पॉलीमरेज को इंस्टिगेट या फिर फॉस्फोरिलेट नहीं कर सकते फॉर इनिशिएशन। बचा क्या? TF2H। TF2H यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H is having a capacity to phosphorylate the serine residue and ultimately the transcription initiates in eukaryotes. So option C is the correct answer. You isolate the nucleolus from the nucleus using density gradient centrifugation, okay, with the extract. Then you check the different for the RNA polymerase activity of different segment. Which RNA polymerase would you expect to find in new abundance? We have just discussed. Nucleolus में कौन होता है? It's RNA pol 1. RNA pol 1 is responsible for the synthesis of ribosomal RNA in the nucleolus. So nucleolus isolate कर रहे हो तो उसमें कौन मिलेगा? RNA pol 1. So here the option A should be the correct answer. Which eukaryotic DNA polymerase is associated with short base excision repair? Pol alpha, Pol beta, Pol delta or Pol gamma? Okay, let's first see the diagram and then we will see the functions of each of these pols. Okay, whenever there is a damage, then there are two options. What? If the damage is short, then it can be repaired by Pol beta and it is called as short patch base excision repair. But if it is long patch, then almost you have to synthesize a fresh DNA, and that's where Pol delta and Pol epsilon comes into the picture. So Pol alpha is basically used for primer synthesis. Pol beta is for short base excision repair, that means DNA repair. Pol delta is a main replicative enzyme, that means DNA replication. Pol gamma is used in the mitochondrial DNA replication. So here the option B should be the correct answer. Plants prepare their food in the form of, that's very easy. Plant हमेशा कैसे बनाते हैं अपने food? Through photosynthesis, glucose से. And now they store the food in the form of starch. That's very easy. So these kind of question can earn you the ranks. So please be careful while attempting these questions. You cannot afford to miss these questions because they are so simple, right? Okay, now let's come to the next question. Okay, genetic drift is the change in the allele frequency of a population due to random chance, natural selection, non-random mating or artificial selection. Okay, genetic drift होता क्या है? Genetic drift is a change in allele frequency in a population from generation to generation that occurs due to the random chance events. Let's see a diagram. Up now, initially the ratio of these two beetles were 5 raised to the 5. That means equal probability. Somehow someone strike and reduces the blue beetles because of the strike, and now the allele frequency becomes 5 raised to the 1 in the favor of red population. And now whenever the next round of reproduction will happen, suddenly you will see the initial ratio, which was 5 raised to the 5, has been changed to the 10 raised to the 2. That means because of the random event, it was by chance that only blue was selected while killing. So here, due to the random chance event, genetic drift happens. So option A should be the correct answer. And replication problem is associated with template strand, coding strand, leading strand or lagging strand. देखिए, in eukaryotes, this is a problem which is often faced during DNA replication at the telomeric end. What happens is, in the lagging strand, at the end, after primer removal, आप जैसे ही वो RNA based primer को हटाओगे, there will be a patches formed. अब कोई भी DNA polymerase जो होता है, it cannot initiate. It always require the RNA primer for the synthesis of the DNA.
तो ये जो लास्ट में जो पैच बन गया है, हाउ इट विल बी बर्न आउट, इसको कैसे भरा जाएगा? एंड दिस इज कॉल्ड एज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, विच इज सॉल्व्ड बाय अ सॉर्ट ऑफ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉल्ड टीलोमरेज। तो टीलोमरेज क्या करता है, पहले एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा एंड देन दैट स्ट्रैंड विल बी यूज्ड टू मेक अ फ्रेश डीएनए एट द पैच, and that's where this end replication problem is associated at the telomeric ends with the lagging strands. What happens in the paddy field if the methanogen and methane oxidizing bacteria are removed? Methane emission will be lowered, methane emission will be high, temperature will be increased, or methane emission will be lowered and temperature will be increased. Okay, let's see the diagram. What happens in the paddy fields? ये जो मिथेनोजेंस होते हैं या मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम कंबाइंडली बोल सकते हैं मीथेन माइक्रोब्स। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मीथेन प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इंक्रीज। बहुत ज्यादा पैडी फील्ड्स में मीथेन रिलीज होती है। अब अगर हम इन मीथेन माइक्रोब्स को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? मीथेन ज्यादा जाएगा नहीं, दैट मीन्स मीथेन एमिशन विल बी लोअर्ड, दैट मीन्स ऑप्शन ए। मीथेन एमिशन विल बी हाई, नो, हमने तो लोअर कर दिया। टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, नो, हमने मीथेन को कम कर दिया, तो मीथेन से जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी वो भी कम हो जाएगी। मीथेन एमिशन विल बी लोअर एंड टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, नो, दैट्स आल्सो इनकरेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following activity is not found in the Lenau fragment which was previously present in DNA Pol 1? Okay, so DNA Pol 1, what activity it has? It has got three activity basically from N terminal to C terminal. What they have? It has got 5' to 3' exoactivity. It has got 3' to 5' proofreading activity. We can also call it as 3' to 5' exoactivity. And it also have 5' to 3' Pol activity, because every polymerase has this activity. Now, if we digest this much area, so then the remaining fragment which has 3' to 5' proofreading and 5' to 3' Pol activity of DNA Pol 1 is called as Lenau fragment. तो जो DNA Pol 1 है उसके अंदर में से हमने कौन सी एक्टिविटी हटा दी which is not present in the Lenau fragment? 5' to 3' exonuclease activity. So here the option B should be the correct answer. Chitinous cuticle forms exoskeleton in, that's very easy. जो exoskeleton of orthopods होता है, it is made up of chitin and it provides the protection and desiccations. So here the option D should be the correct answer. The test for checking mean plasma glucose concentration over the previous 8 to 10 weeks is hemoglobin A1C test, oral glucose tolerance test, फ्रक्टोसामिन टेस्ट और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। देखिए जो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होता है ये लॉन्ग टर्म डायबिटिक जो कंडीशंस होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए होता है। बेसिकली व्हाट इज हैपेंस इज दिस ग्लूकोज इट ग्लाइकोसाइलेट द हीमोग्लोबिन। अब नॉर्मली आरबीसी जो होती हैं वो टर्न आउट करती रहती हैं, वो डिग्रेड होती रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो रिप्लेस भी होती रहती हैं। तो अगर बाय एनी चांस आपने किसी दिन ज्यादा ग्लूकोज ले लिया तो आपका जो है ग्लाइकोसाइलेटेड हो भी गया होगा हीमोग्लोबिन, तो विद इन अ डे और टू वो नॉर्मल में आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज आरबीसीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। बट अगर आपके में लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, लॉन्ग टर्म डायबिटिक है, तो दैट मीन्स एक जो आपका हीमोग्लोबिन है वो लॉन्ग टर्म ग्लाइकोसाइलेटेड रहेगा एंड दैट्स वेयर यू विल हैव अ हाई रेंज सिग्नल्स इन हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। तो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट इज ऑफन यूज्ड टू फाइंड आउट कि आपके अंदर जो डायबिटीज है वो कितने टाइम से हो रखी है एंड दैट्स वेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A group of people coexist within space and time and interact with each other is known as, that's very easy, community बोलते हैं उसको। कम्युनिटी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस होती हैं जो स्पेस और टाइम में एक साथ रहती हैं, एक ही एरिया में रहती हैं, एक ही निश शेयर करती है एंड इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। For example, in a jungle, there are a lot of types of organisms stays there, and they keep on interacting either in terms of food, in terms of coexistence, and उन सबको हम बोल सकते हैं jungle community. So here the option B should be the correct answer. Pernicious anemia is a dash disease: autosomal, sex-linked, autoimmune or genetic disease. देखिए pernicious anemia क्या होता है? It is happen due to the lack of vitamin B12.
एंड इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो टारगेट करना शुरू कर देता है एंड आवर बॉडी इज नॉट एबल टू मेक अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी टू एब्जॉर्ब द विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 होगा नहीं, ब्लड ढंग से बनेगा नहीं, एंड दैट्स वेयर वी विल बी हैविंग पर्निशियस एनीमिया। नॉर्मल एनीमिया से डिफरेंट है बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी। दैट मीन्स हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हम ही को टारगेट कर रहा है, एंड दैट्स वेयर ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीशीज? देखिए, आप हमेशा याद रखिए आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज में डिफरेंस क्या है। आर सेलेक्टेड में रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड स्पीशीज, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो रिप्रोडक्शन पे होता है। दे रिप्रोड्यूस सो मेनी ऑफस्प्रिंग जिसमें से कुछ ही जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेडेशन और देयर डेथ एंड एवरीथिंग। के सेलेक्टेड यानी किन सेलेक्टेड स्पीशीज जो होती हैं, दे सेलेक्ट अ फ्यू ऑफस्प्रिंग, बहुत कम बच्चे पैदा करती हैं, एंड पेरेंटल केयर पे बहुत जोर होता है। दे फोकस पेरेंटल केयर, सो दैट पेरेंटल केयर की वजह से जो भी बच्चा जिसमें इन्वेस्ट किया है उन्होंने वो अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यू करता है एंड आगे जाके वो आगे फ्यूचर ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस है। आर सेलेक्टेड स्पीशीज, यस दे रिप्रोड्यूस क्विकली। द लो सर्वाइवल रेट, यस बहुत ही कम सर्वाइव कर पाते हैं आउट ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, एंड देन दे रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, दैट्स आल्सो करेक्ट। पेरेंटल केयर, नो, जो पैटर्नल या पेरेंटल केयर है वो के सेलेक्टेड स्पीशीज का फीचर्स है, ना कि आर सेलेक्टेड। दे आर सेलेक्टेड स्पीशीज जो है दे लीव देयर ऑफस्प्रिंग ऑन देयर फेट, एंड दैट्स वेयर पैटर्नल केयर या पेरेंटल केयर जो है वो एब्सेंट होगी। तो हियर द ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज Q1, Q3, Q3 माइनस Q1 और Q3 माइनस Q1 बाय 2। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी हुआ है और आपको एक बार वंस फॉर ऑल समझ जाना चाहिए दैट इंटरक्वार्टाइल रेंज या IQR होता क्या है। IQR जो है इट डिस्क्राइब द मिडिल 50% वैल्यूज व्हेन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। फॉर एग्जांपल आप इस केस में देखिए, आपका जो लोअर हाफ है इसमें आपको x से 7 तक वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। आप इसमें फर्स्ट क्या कीजिए, इसमें जो मीडियन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लीजिए एंड देन लोएस्ट हाफ को अरेंज कर लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वाइल अपर हाफ को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड नाउ इसमें से जो मिडिल वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड हियर आल्सो यू सेलेक्ट इन द लोअर हाफ मिडिल वैल्यू। लोअर हाफ मिडिल वैल्यू जो होगी वो Q1 होगी, यानी कि जो उनका एवरेज, वाइल जो आपका अपर हाफ है उसका जो एवरेज होगा वो होगा Q3। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम इस Q3 में से Q1 को माइनस कर दें तो जो आपका फॉर्मूला आएगा वो होगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट मींस ऑप्शन सी। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ हैप्टेड रिपीट्स ऑफ सी टर्मिनल डोमेन? ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि आरएनए पॉलीमरेज के जो आपका सीटीटी डोमेन होता है, पॉल 2 का सीटीटी डोमेन जो होता है उस पे एक हैप्टेड रिपीट होता है, 7 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस कॉमनली रिपीट होता रहता है और वो होता है आपका क्या, टायरोसिन, सीरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलिन, सीरीन। दैट मीन्स टायरोसिन का YSPTSPS, ये कहां पर है, ऑप्शन सी। Eosin is good in staining न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑल ऑफ दीज। देखिए जो ईओसिन है इट इज अ गुड इन स्टेनिंग साइटोप्लाज्म। Hematoxylin, on the other hand, is good in staining all those species which are negatively charged, like let's say DNA। और DNA कहाँ होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो हेमेटोजाइलिन है वो अच्छी है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जबकि ईओसिन है वो अच्छी है साइटोप्लाज्म के लिए। तो हियर ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। Red blood cells that do not contain either A or B antigens on their surface are normally found in the persons with blood type A, B, O और AB। देखिए जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल एलिज्म, जिसमें हमारे पास हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आइदर वी हैव द एलील्स फॉर एंटीजन A ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स या फिर ऑन वन ऑफ द क्रोमोसोम्स, दूसरे पे कुछ हो ही ना, तो ऐसा ब्लड ग्रुप देगा ए ब्लड ग्रुप को। अगर इसका कॉम्बिनेशन बी के फेवर में हम देखें, दैट मींस होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बी, या फिर एक पे हो दूसरे पे ना हो, तो देन आल्सो यू विल बी हैविंग द ब्लड ग्रुप बी। इफ
ऑन वन क्रोमोसोम द एलील्स फॉर एंटीजन ए हो और दूसरे पे हो बी के लिए, then it will lead to the development of AB blood group. But if none of the chromosomes have no antigen coding alleles, किसी भी ना हो alleles, तो उस वाले केसेस में हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा 0 या फिर O ब्लड ग्रुप. दैट मीन्स ऑप्शन सी. If 2x plus 3y by 3x plus 5y is equal to 18 by 29, तो x by y क्या होगा? ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान है. लेट्स सॉल्व इट. 2x plus 3y by 3x plus 5y इक्वल टू कितना दे रखा है? 18 by 29. अगर हम इसको सॉल्व करें कि दैट 29 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 इंटू 3x प्लस 5y, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 29 इंटू 2 दैट इज 58x, 29 इंटू 3 दैट इज 87y. यस, 18 3 is 54x and 18 5 is 90y. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x इक्वल टू 3y. दैट मीन्स x बाय y इक्वल टू 3 by 4. दैट मीन्स ऑप्शन ए. So here the option A should be the correct answer. 5 grams of each of the following gases are taken at 87 degrees Celsius and 750 millimeter pressure. Predict which of these gases will have the least volume. ओके, तो हमने सबका 5 ग्राम ले रखा है और देन वी हैव टू फाइंड आउट कि किसमें लीस्ट वॉल्यूम होगा, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम होगा. ओके, तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू योर फिजिकल मास बाय मोलर मास. ठीक है ना, यही होता है. ओके, अब आपका फिजिकल मास सभी केसेस में क्या है? 5. तो HF के केस में 5 ग्राम ऑफ HF किसके इक्विवेलेंट होगा? 5 ग्राम ऑफ HF होगा 5. दैट मीन्स आपका फिजिकल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HF का? 20. ठीक, इस केस में क्या होगा? 5 ग्राम ऑफ HCl विल इक्वल टू 5 बाय कितना? 36.5. नाउ 5 ग्राम ऑफ HBr, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? अगेन 5 बाय कितना? HBr का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 81. यस, एंड अगर हम 5 ग्राम ऑफ HI लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? 5 बाय HI, दैट मीन्स 120 प्लस 1 121. सो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे कम फैक्टर किसका निकल के आएगा? HI का. So 5 gram of HI will be having least number of moles, and least number of moles means least number of moles per volume. That means सबसे कम इसमें number of moles by volume ratio जो होगा वो HI के केस में होगा. तो ऑप्शन D is the correct answer. Which of the following statement is correct for a spontaneous processes? So here in this question we are being given the delta H, delta S and delta G values and इनके signatures दिए हुए हैं. We have to find out which signatures are correct for a spontaneous process. देखिए, किसी भी spontaneous process में दो चीजें हमेशा श्योर होंगी. सेकंड ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल्टा S हैज टू बी पॉजिटिव, हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, व्हाइल डेल्टा G हैज टू बी नेगेटिव. दैट मींस आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डेल्टा S हैज टू बी पॉजिटिव, डेल्टा G हैज टू बी नेगेटिव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डेल्टा H वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है. So here the option A is the correct answer. Sickle cell anemia is an sex-linked dominant disorder, sex-linked recessive disorder, autosomal dominant disorder और autosomal recessive disorder. देखिए, जो sex-linked anemia allele है, it is an autosomal and only expressed in the recessive condition. So sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. That means option D. Which of the following is correct for the products obtained after complete oxidation of a single acetyl CoA? 1 GTP, 1 FADH2 and 1 NADH, 2 GTP, 2 FADH2 and 3 NADH, 1 GTP, 1 FADH2 and 3 NADH, 3 GTP, 1 FADH2 and 2 NADH. If we see the diagram, so whenever an acetyl
CoA undergoes in one round of CAC or citric acid cycle, we get 3 NADH, 1 FADH2, and as per the organism in which CAC is happening, we can get 1 GTP or 1 ATP. तो यानी कि हमारे आउटकम क्या होंगे? 3 NADH, 1 FADH2 and 1 GTP. That means option C. So option C is the correct answer. Characteristic feature of a competitive inhibition is inhibitor binds other sites than active site. No, competitive inhibitors जितने भी होते हैं they actually compete for the active site with substrate. तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. Decrease both Km and Vmax? No, they actually increases the Km while Vmax को वो चेंज नहीं करते. Vmax जो है वो डिक्रीज होती है in the case of non-competitive inhibitor. So here the option C has to be the correct answer. चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा. इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.